नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। अपने बेटे और बहू के रोज के झगड़े से परेशान होकर मनोहर बाबू अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास मन से बोले, कितने नाजों से पालकर बड़ा किया था हमने। अपने इकलौते लाडले बेटे को कहते ही वह रो पड़े। उन्होंने अपने आंसू पोंछ हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने एक दोस्त को फोन किया जो वृद्धाश्रम में रहते थे। भरे गले से उन्हें बताया कि अब वह भी वृद्धाश्रम में ही रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनका दोस्त गोपाल स्तब्ध रह गया। उसके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे। मनोहर बाबू ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज रोज की कलह से परेशान आ गया हूं और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। जिस समय वे अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू अपने कमरे में बैठकर चाय का आनंद ले रहे थे, परंतु किसी ने नहीं पूछा कि आप यह सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज रोज के अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान मनोहर बाबू वृद्धाश्रम पहुंच गए। थोड़े ही समय में उनके वृद्धाश्रम में बहुत से मित्र बन गए। वे सबके साथ हालचाल बांटते, बातें करते, रोज सुबह सैर और एक्सरसाइज भी करते। धीरे धीरे मनोहर बाबू को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्धाश्रम ज्यादा सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज के क्लेश से मनोहर बाबू का हृदय छलनी हो गया था। हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ ना दिया जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पा की तरह बहाया था। एक दिन मनोहर बाबू वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे, तभी वृद्धाश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्धाश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्धाश्रम में आया है, जिसने न जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। कार से एक जवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत, जो शायद उसकी माँ थी, उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र लगभग वर्ष के करीब रही होगी। सिर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कार से करीब वर्ष की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वह बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उसके बाद उनसे कुछ बात कहने लगी। वह बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों कार में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्धाश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछ हुए वृद्धाश्रम में आ गई। मनोहर बाबू की ओर देखते ही अपने सिर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। तभी मनोहर बाबू के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक एक माँ की ममता तार तार हो गई। फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। मनोहर बाबू बार बार उस महिला के चेहरे की ओर देखते जा रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वह उस महिला को जानते हैं, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाए कि वह महिला कौन है। अक्सर मनोहर बाबू देखते कि वह महिला अपने पल्लू से अपना आधे से ज्यादा चेहरा छिपा कर रखती थी, लेकिन एक दिन जब वह महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी तो मनोहर बा इस समय टहलने के लिए निकले। बागवानी करते करते उस महिला के सिर से पल्लू उतर गया। मनोहर बाबू की उस महिला का चेहरा देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय उनका एक मित्र भी उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद थे, लेकिन तुम नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आया था, बस मैं आ ही रहा था। खाने के कमरे में बैठने के बाद मनोहर नाथ जी की नजरें बार बार राधा देवी को ही ढूंढ रही थीं। वे उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहती थी कि वह अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश है। फिर आज ऐसा क्या हो गया मनोहर बाबू? उधर ही किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि 2 दिन पहले जो महिला वृद्धाश्रम में आई थी वह आज खाना खाने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि वह माताजी आज बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है, परेशान भी क्यों ना हो। आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया है, ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे।
वह बार बार अपने घर को याद कर रही है। सुबह से अपने कमरे में बैठे रोए जा रही थी, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के उन्हें बागवानी करने का काम दिया गया है। यह सब सुनकर मनोहर बाबू का मन परेशान हो गया। वे जानना चाहते थे कि आखिर राधा देवी के साथ हुआ क्या है, इसलिए थोड़ी देर बाद महिला विभाग में राधा जी के पास गए और मनोहर बाबू को अपने सामने खड़ा देखकर राधा जी थोड़ा परेशान हो गई। तभी मनोहर बाबू ने कहा, मैं जानता हूं कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आप इस हालत में कैसे पहुंचे? राधा जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। यह देखकर मनोहर बाबू और भी अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछे कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। क्या बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं? अपने ही विचारों में मग्न मनोहर बाबू योग आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। अचानक उनका पैर क्यारी के किनारे से टकराया और वह गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्धाश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपना पैर दिखाइए। अगर लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ, मनोहर बाबू कहने लगे। अरे नहीं, कुछ ज्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया। इतना कहते हुए मनोहर बाबू प्रांगण में रखे बेंच पर जाकर बैठ गए और कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगे, जब वो बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे और उनके पैर में ज्यादा चोट लग गई थी। उनकी बहू उस चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उनका बेटा सौरव चिल्लाकर बोला, क्या संभाल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता। जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हैं और हमारा काम ही बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो। आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। उससे इतना भी ना बन पाया कि अपने पिता का हालचाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करे। एक दिन जब मनोहर बाबू का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से कहने लगे, बेटा मेरा चश्मा ठीक करा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही बहू बीच में जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्चे बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं हैं। बच्चों की तरह हरकतें हो गई हैं। आपकी ना जाने ऐसा कितनी बार हुआ था जब मनोहर बाबू अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे। अपने अतीत में झांकते मनोहर बाबू अभी अपने विचारों में खोए ही हुए थे। तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र गोपाल जी आते हुए दिखाई दे। गोपाल जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर मनोहर बाबू बोले, क्या बात है गोपाल, आज तो बड़े ही खुश नजर आ रहे हो। तभी गोपाल जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसका फोन आया था कि आज वह मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। गोपाल जी की बात सुनकर मनोहर बाबू कुछ परेशान से हो गए और अपने मित्र से बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी यह हालत कर दी, तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा, तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो? तभी गोपाल जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मनोहर जी उनसे नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए। सोचने लगे कि यह किस्सा केवल मेरे साथ या राधा जी के साथ ही नहीं है। वृद्धाश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है और सभी की जिंदगी में वृद्धाश्रम में रहने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कोई वृद्धाश्रम में नहीं आता। जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक नहीं भर जाता, तब तक वह यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी को यहाँ बिताने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोते पोती को याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। मनोहर जी को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए वे कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे। एक दिन जब वह एक कागज पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे, तो उस पर अपने हालात बयां करते करते उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। उसी समय वृद्ध आश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज लगाई। मनोहर बाबू उसी समय ठिठक कर बैठ गए और कागज को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छिपाते हुए बोले, जी बोलिए मनोहर जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है।
यह बात सुनकर मनोहर जी हैरान हो गए। साथ में उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। सोचने लगे कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस में गए तो उस समय उनका 5 वर्ष का पोता घोलू उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। मनोहर बाबू की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक वे मन मारकर वृद्धाश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमजोर पड़ने लगा और बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो है। वो पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज गोलू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। गोलू की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहे। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी मनोहर बाबू बोले, देखो मैं वह घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। इस समय उनका बेटा बोला, पिताजी आप घर चलिए, वहाँ आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सब लोग आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे। तभी मनोहर बाबू बोले, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोग बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछ तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो। ज़रूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीनों से मैं यहाँ वृद्धाश्रम में हूँ। एक बार भी खबर लेने नहीं आए कि मैं जी भी रहा हूँ या मर गया। इतना तो दूर फोन करके भी मेरा हालचाल पूछने की जरूरत नहीं समझी। तुम लोगों ने इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्धाश्रम चले क्यों गए। आज जरूरत पी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए हो। नहीं, अब से यही मेरा घर है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए मनोहर बाबू अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें घर लेकर जा सकेंगे और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसलिए दोनों रोनी सूरत लेकर मनोहर बाबू के पास गए और गिड़गिड़ा हुए कहने लगे, पिताजी माफ कर दो, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा? इतनी बात सुनकर मनोहर बाबू का दिल पिघलने लगा। तभी गोलू बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर मनोहर बाबू खुद को रोक नहीं पा रहे थे, परंतु दोनों बेटा और बहू की करतूत की वजह से वह घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन गोलू ने कहा तो वे घर जाने को तैयार हो गए। फिर बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूंगा और जैसे ही गोलू का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद उसे वृद्धाश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। गोलू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। मनोहर बाबू के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दिनों बाद मिले, परंतु मनोहर बाबू ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि कल अपने बेटा बहू को जो सरप्राइज मैं देने वाला हूं, उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी खत्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। उस समय मनोहर नाथ जी घर पर ही रुक गए। जब अपने कमरे में सोने गए तो अपनी पत्नी संतोष की यादों में खो गए। आप भी ना 2 रोटियों से क्या पेट भरता है, एक रोटी तो और ले लीजिए, अभी गरम गरम से देख रही हूं। एक रोटी और मेरे कहने पर खा लीजिए, आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं संतोष, मेरा पेट पूरा भर चुका है, और कितना खिलाओगी? अपनी पत्नी को याद करते करते मनोहर बाबू सोचने लगे कि एक संतोष थी जो मुझे एक गिलास पानी लेने भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और एक उसकी बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। छोटे से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी। सब्जी लाने से लेकर घर की साफ सफाई तक सारा काम मुझसे करवाती थी। मुझे वह काम करने में भी हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी जिंदगी किस काम की? अपनी पत्नी की यादों में गुम। पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वह बाहर आए तो बहू नेहा बोली, पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हैं। ऐसा कहते हुए नेहा के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन ना बना ले।
इसीलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। मनोहर बाबू उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वृद्धाश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगते हैं, वह देखते हैं कि उनकी बहू नेहा के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मन ही मन सोचने लगे कि चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा, उसके बाद से तो तुम वृद्धाश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। मनोहर बाबू ऐसा सोचकर कार में बैठ जाते हैं। एक पल को अपने घर को निहारते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, जहां मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूँगा। अपना वृद्धाश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से खाऊं, अपने हिसाब से रहता हूँ और अपनी मनपसंद का काम करता हूँ। किसी की चिकचिक नहीं होती। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। मनोहर बाबू भी कार से निकले और अंदर जाने लगे। जाते जाते रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई। वे दोनों अपनी कार में बैठने ही लगे थे। तभी मनोहर बाबू की आवाज़ सुनकर रुक गए। मनोहर बाबू ने फिर कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवा है। उनके बेटा बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंचकर मनोहर बाबू वहीं काम करने वाले एक व्यक्ति से राधा जी को बुलाने को कहते हैं। राधा जी जैसे ही बाहर आई, वैसे ही मनोहर बाबू का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है और बहू नेहा को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। दौड़कर राधा जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगे और बोली, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आई? और आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु उसकी बातों का राधा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर नेहा बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया कि तुम वृद्धाश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही, माँ कहाँ है? एक बार तो मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसीलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी। और मैंने भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर राधा जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा, तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीना पहले ही वह वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए थे। लेकिन माँ, आप मुझे फ़ोन करके बता भी सकती थी, मैं तुरंत यहाँ पहुँच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ यह सब करने की? इतना कहते हुए नेहा अपनी माँ से लिपट गई। मैं तुम्हें फ़ोन करके कैसे बता सकती थी? जिस दिन मैं वृद्धाश्रम में आई, मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहाँ देखा। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फ़र्क ही नहीं है। फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती? इतना कहते हुए राधा जी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो। और एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर नेहा का सिर शर्म से झुक गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने सास ससुर के साथ कर रही हूँ, वह मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। राधा जी बोली, बेटा, वैसे तो तुम्हारी गलती माफ़ करने के लायक नहीं है, फिर भी अगर माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने ससुर जी से मांगो। अपनी करतूतों पर शर्मिंदा हुई नेहा अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। तभी सौरभ ने भी माफ़ी मांग हुए कहा, अब आप दोनों घर चले और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो मनोहर जी और राधा जी दोनों ने ही घर जाने से मना कर दिया और कहा कि हमें अब अपने बहू बेटे या बेटी के पास नहीं रहना है, हम वृद्धाश्रम में रहकर ही सुखी हैं। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु मनोहर जी और राधा जी का एक ही जवाब था, एक बार ठोकर खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे झेल सके। इतना कहकर मनोहर जी और राधा जी अपने अपने कमरे में चले गए। नेहा और सौरभ दुखी मन से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर पर एक कागज रखा था जो शायद उनकी जेब में से निकलकर गिर गया था। जब सौरभ ने उस कागज को खोलकर देखा तो उसमें उनके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने देखा है? मौत से पहले भी मौत आती है। हाँ, मैंने देखा है। आज मौत से पहले भी मौत आती है। जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर आ जाती है, शरीर भी काम नहीं करता,
केवल सांस आती जाती है। हाँ, मैंने देखा है मौत से पहले भी मौत आती है। अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर सौरव के दिल पर न जाने कितने तीर एक साथ चुभने जैसा एहसास हुआ। और उधर नेहा अभी तक अपनी मां की हालत को देखकर उस सदमे से उभर नहीं पाई थी। परंतु आज उन दोनों के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।